हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका BCOC 131 है। तो सब्जेक्ट कोड चेक करने के बाद ये वीडियो को देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि अकाउंटिंग क्या होती है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग आप लोगों को पता है, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग में हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, देन फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं एंड लास्ट में उसको कम्युनिकेट किया जाता है यूज़र्स तक। ठीक है, इसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो रिलायबल होनी चाहिए, और एक इन्फॉर्मेशन को रिलायबल तब माना जाएगा जब वो इन्फॉर्मेशन वेरीफिएबल हो, मतलब उसको वेरीफाई किया जा सके, फ्री फ्रॉम बायस हो एंड मटेरियल एरर, मतलब उसमें कोई भी एरर या फिर फॉल्ट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया गया हो और वो वेरीफिएबल हो, तब हम उसको रिलायबल बोलेंगे। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। सेकेंड आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस देखो, हर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंस होनी चाहिए। अगर वो रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन को रेलेवेंट तब माना जाएगा जब वो यूज़र की नीड को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो भी यूज़र्स हैं उस इन्फॉर्मेशन के, उनको जिस भी पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ले रहे हैं। ठीक है, और उनकी नीड्स अगर उससे पूरी हो रही हैं, उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अगर वो पर्पस उनका पूरा हो रहा है, तब वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंस है। और अगर देखो उन्होंने कुछ और मांगा था, मान लो उन्होंने बैलेंस शीट स्टेटमेंट मांगी थी आपसे, ठीक है, या फिर उन्होंने आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा था, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा था, और आप वहाँ पे जाके फंड फ्लो स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी देखो, यहाँ पे जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने कॉमर्स ली हो, उसको सब कुछ पता हो, तो वो पढ़ के बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझ आ जाए, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन देते हो तो आप अपने उसके साथ में अपनी पास्ट ईयर की जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करो, ताकि जो आगे वाला बंदा है वो उस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। आपके पास्ट ईयर की जो आपकी कंडीशन थी और उसके अभी जो करंट ईयर में जो आपकी कंडीशन है फर्म की, उसको कंपेयर किया जा सके, ताकि उसको जो भी डिसीज़न लेना हो वो उसमें उस डिसीज़न से हेल्प मिल सके उसको। ठीक है, या फिर देखो आप अपनी अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसके साथ में आप दूसरी एंटरप्राइजेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ताकि वो आपकी फर्म को और दूसरी फर्म्स को कंपेयर कर सके और अपना डिसीजन ले सके। ठीक है, जिस भी पर्पज़ के लिए उसको चाहिए, तो वहाँ पे वो कंपेयर करेगा ना कि आपकी फर्म पहले कितना प्रॉफिट कमा रही थी, अभी कितना प्रॉफिट कमा रही है, या आपकी फर्म जो है वो दूसरी फर्म से कितनी बेटर है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, अगर आप सेम फर्म की इन्फॉर्मेशन देते हो, पास्ट ईयर की और करंट ईयर की, तो उसको हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। और अगर आप किसी एक फर्म की इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी फर्म की इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हो, तो उसको हम इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बताओ। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट फंक्शन है आपका रिकॉर्डिंग, जहाँ पे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके और बाद में उसको रिकॉर्ड करते हो। और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो, आप लोगों को पता है, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, हमारी बुक होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लासीफाइंग। अब देखो, आपने एक बार ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, तब हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक जगह रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है लेजर पोस्टिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड आपका फंक्शन होता है समराइजिंग। समराइजिंग देखो, जब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, उसके बाद हम सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आप लोगों को इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, वो बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस में हम वो करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका एनालाइज एंड इंटरप्रेट, जहाँ पे अब हमने सब कुछ कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, समराइज़ कर लिया चीज़ों को, उसके बाद में हम एनालाइज करते हैं कि हमने जो भी अभी तक किया है वो सब कुछ सही किया है कि नहीं किया,
किया, वो जो हमारा बिज़नेस है उसकी एक्चुअल कंडीशंस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, ठीक है। और फिर सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद में फिर इसी बेसिस पे हम देखो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं कि हमारे पास कितने अभी फंड्स हैं, कितना एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। और इसके बाद आपका लास्ट जो फंक्शन होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। जब आपने सब कुछ कर लिया, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी वो पूरी रेडी हो जाती है, उसके बाद लास्ट में हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, यूज़र्स को। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके यूज़र्स होते हैं, आप लोगों को पता है इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। इंटरनल यूज़र्स वो लोग जो फर्म के अंदर के लोग हैं, जो लोग मतलब फर्म को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस को मैनेज करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो आपको पता है आउटसाइडर्स होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। जो कि उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद सोचते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस बिज़नेस में या नहीं करना चाहिए। या फिर क्रेडिटर्स हैं तो वो हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, अगर हम उनसे कुछ सामान लेते हैं तो वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को देख के। तो लास्ट हमारे फंक्शन में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। तो ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हो गया आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कई बार पूछते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बारे में, ठीक है। कि मतलब कैश बेसिस में क्या होता है, आप जब जो मतलब सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स होती है, अगर आपने कैश में कोई गुड्स सेल करे हैं या परचेज करे तो आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हम लोग कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी डीलिंग कैश में करी हो या क्रेडिट में करी हो, क्रेडिट मतलब उधार में, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हमने क्रेडिट पे कोई सामान बेचा है या परचेज करा है या कोई भी डीलिंग करी है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो कैश बेसिस आप लोगों को पता है जहाँ पे सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूअल बेसिस भी पता है जहाँ पे हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जो एक्रूअल बेसिस है वो वाली जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो ज़्यादा मतलब फॉलो करी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब सही रहती है। क्योंकि देखो कैश बेसिस में आप सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और क्रेडिट वाली को नहीं करते हो, तो वो जो आपका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना वो शो नहीं हो पाता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो एक्रूअल बेसिस है हम उसको फॉलो करते हैं। और एक चीज़ और देखो अगर आपसे अकाउंटिंग के लिमिटेशंस या फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर ऑब्जेक्टिव्स या फिर स्कोप पूछता है ना, तो देखो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम ही होते हैं सब में, ठीक है। एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बताया गया होता है। तो सब कुछ याद करने से अच्छा है तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, और अगर कुछ पूछता है तो उनको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो, ठीक है। मेनली आपके फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो सारी चीज़ें पूछते हैं ना, स्कोप और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह, वो इन्हीं पॉइंट्स में से घुमा फिरा के लिखते हैं, ठीक है। तो आप खुद से बना के लिख लेना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसमें से किसी भी एक प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारे पता होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो देखो, सबसे फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें देखो क्या होता है कि हम लोग जो हमारा बिजनेस होता है ना, और जो बिज़नेस के ओनर्स होते हैं, इसमें ऐसा माना जाता है कि बिज़नेस और बिज़नेस के ओनर्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो बिज़नेस है उसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की अपनी अलग पहचान है, तो हम बिज़नेस को उसके ओनर से अलग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है। सेकंड आपका प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि हम बिज़नेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या फिर सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात, मतलब जिसको हम पैसे के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ये कहता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल देखो ये कहता है कि आपकी जो एंटरप्राइज है, आपकी जो भी फर्म है, बिजनेस है, उसको ना छोटे छोटे स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर दो, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, चेक कर सके कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है, तो हम मार्च के एंड में सारी अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। सारा हम अकाउंटिंग जो है अपना ईयर के एंड में करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये तो नहीं सोचेगा ना कि मेरा बिजनेस 6 महीने बाद, 1 साल बाद बंद हो जाएगा। वो तो यही सोच कर स्टार्ट करता है कि मेरा बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो देखो बिजनेस अगर लाइफ लॉन्ग चलेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब बिजनेस बिल्कुल लास्ट में बंद होएगा हम उसी टाइम पे सब कुछ कैलकुलेट करेंगे कि कितना एक्सपेंस हुआ हमारा, कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ।
क्योंकि देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स परचेज करते हो, कुछ सेल किया है, तो सारी चीज़ें होती हैं। उन सबके मैनेज करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना हमारे पास कितने फंड्स हैं, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो अगर हम बिल्कुल एंड में करते हैं सब कुछ तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, हम कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से बिजनेस को चला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दो टाइम को, और उस टाइम पे फिर हम रेगुलर इंटरवल्स में अपना चेक करते रहेंगे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को। समझ में आई बात? जो कि हम करते हैं, हम एक साल की अकाउंटिंग करते हैं ना, अपना जब फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है वही बोलता है ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखो ये कहता है जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, वो सारी हमको बतानी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कुछ छुपाया है या फिर हमने कुछ मिसरिप्रेजेंट किया है या फिर कोई फ्रॉड करा है। ठीक है, जो भी लीगली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स होते हैं वो सारे हमें करने चाहिए। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना होता है, ये कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। इसमें देखो क्या होता है ना, फुल डिस्क्लोजर में तो कहते हैं सब कुछ दिखाना होता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल देखो ये कहता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम सब कुछ डिस्क्लोज तो करना होता है, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ों को डिस्क्लोज करें जो कि यूज़फुल हो, जो कि अगर देखो कोई चीज़ ऐसी है जिसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है या फिर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है वो एंटरप्राइज को, बिजनेस को, तो वो हमें नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका जो पढ़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसका भी टाइम वेस्ट होगा और उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है। अगर एग्जांपल दूं तो देखो कोई अगर एक कंपनी है, ठीक है, वो कपड़े वगैरह बनाती है, शर्ट्स वगैरह, पैंट्स, जीन्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के कपड़े बनाती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है ना 10 पीसेस शर्ट के ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं या कट जाते हैं, कुछ भी जाता है, 10 पीसेस ख़राब हो जाते हैं। तो देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि वो 10 पीसेस जो ख़राब हुए हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाए, बताया जाए कि हमारा ये लॉस हुआ है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंपनी है और वहाँ पे वो 10 पीसेस बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको डिस्क्लोज़ करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताओ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, वो हमें नहीं बतानी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है आपका प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। देखो या तो प्रूडेंस प्रिंसिपल बोल लेते हैं या फिर कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से खुश मत हो, पहले से मिठाइयाँ बांटना शुरू मत कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो, पहले से उसके लिए अपने रिजर्व्स बना लो, अपने फंड्स को सेव कर लो, आपको जो भी सही लगता है वो पहले से आप स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए अभी से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहता है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये कहा जाता है कि हमारी जो भी एसेट्स होती है ना, हमें उनको उनके मतलब एक्चुअल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा था हमें उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। चाहे फिर देखो उस एसेट की वैल्यू अभी बढ़ गई है, मतलब अगर 4 लाख की थी वो एसेट और अभी उसकी वैल्यू 10 लाख है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, 4 लाख में हमने ली थी और अभी उसकी वैल्यू 2 लाख है, तो भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें एसेट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज़ करा था। ये कहता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड है, जो कि ये कहता है देखो कि हमें ना अपने प्रॉफिट को पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब हमारे जो रिवेन्यूज़ होते हैं ना उनको हम अपने एक्सपेंसेस से मैच करते रहना चाहिए, कैलकुलेट करते रहना चाहिए। अगर हमने एक टाइम का मतलब एक साल के एक्सपेंसेस लिए तो उसी साल के रिवेन्यूज़ को उनसे कंपेयर करके हमें अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकालना चाहिए। ठीक है, ये कहता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखो ये कहता है कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितने भी हमारी जो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उनके 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक साइड अगर वो डेबिट हो रहा है तो दूसरी जगह पे वो क्रेडिट हो रहा है। आप लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हो, वो यही कहता है ना कि देखो अगर कोई ट्रांजेक्शन एक जगह पे कोई इंसान अगर डेबिट हुआ है तो वो दूसरी जगह पे क्रेडिट भी होएगा, यही कहता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, कि हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट पड़ते हैं।
ये तो हो गए देखो आपके सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनके अलावा कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस भी होते हैं। तो वो कौन कौन से अजम्पशंस है? देखो 3 टाइप के अजम्पशंस होते हैं आपके पास। सबसे फर्स्ट आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन, या फिर इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करता है कोई पर्सन, तो यही सोच के करता है कि उसका बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, और वो ये कभी भी सोच के स्टार्ट नहीं करेगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस तुरंत बंद हो जाए या कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। वो यही सोचता है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो यही बोलता है कि कोई भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उसका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन है, ठीक है। सेकेंड है आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट देखो आपका ये कहता है ना कि अगर आपने एक बार कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस मेथड से अपनी अकाउंटिंग करनी है, तो आपको उसी मेथड से आगे अकाउंटिंग कंटिन्यू करनी होती है, ठीक है। आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। अगर क्योंकि आप बार बार चेंज करोगे अपने अकाउंटिंग मेथड को, तो फिर उससे आपको एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चल पाएगा, अपने बिजनेस की एक्यूरेट आपको परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी असम्पशन ये कहता है कि हमें अगर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि हमने एक बार जो मेथड सिलेक्ट किया है, हमें उसी को आगे फॉलो करना होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, लेकिन अगर आपने एक बार कोई मेथड चूज़ कर लिया, सपोज करो आपने एसएलएम चूज़ कर लिया, तो आपको फिर हर साल एसएलएम से ही आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने देखो इस साल एसएलएम से कैलकुलेट कर दिया, अगले साल डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट कर दिया, तो वहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको जो एक्यूरेट जो प्राइस है आपकी मशीनरी का या गुड्स का जिसका भी, वो नहीं पता चल पाएगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये कहता है कि हमने अगर एक बार कोई चीज़ अडॉप्ट कर ली है तो हमें अज्यूम करना है कि हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है आपका एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन देखो ये कहता है कि देखो जब कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, वो हम बुक में तभी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए जब हम उन्हें उस ट्रांजैक्शन में एंटर किया हो। मतलब जैसे ही आप किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन अभी पूरी हुई हो या ना हुई हो, मतलब उसका सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, आपको वो उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपने अगर किसी को क्रेडिट पे सेल्स करी है, कोई आपने कोई गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको गुड्स बेचे हैं, आपको उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आपको उसकी पेमेंट मिली है या नहीं, क्योंकि उसकी पेमेंट आपने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो आपको जाहिर सी बात है बाद में पेमेंट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जब पेमेंट मिलेगी तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तब आप उसको एज अ रिवेन्यू कंसिडर करोगे। नहीं, जब आपने सेल करी, जैसे ही आपने गुड्स दिए उसको, तो उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ट्रांजेक्शन। ये कहता है आपका एक्रूअल अजम्पशन।